हे हाय, वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ प्लांट। मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ और गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हूँ। आज मैं आप लोगों के जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दूंगी। वैसे मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई लिख के देती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो बनता है। तो 10 सवाल उठाए हैं मैंने, 10 का जवाब दूंगी। सबसे पहला सवाल है कि मैंगो पील, नींबू पील, मौसमी पील, रॉ मैंगो पील, अनियन गार्लिक पील, इनमें से कौन सा पील किचन कंपोस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि नींबू का छिलका मत डालो, प्याज का छिलका मत डालो, लहसुन का छिलका मत डालो। दिस इज अ वेरी 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 बिग मिथ। किसी भी सब्जी के, फ्रूट के कच्चे छिलके आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपोस्ट बनते बनते रह जाएगी, कंपोस्ट नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छिलके तो उल्टा एसिडिटी बढ़ाते हैं कंपोस्ट की, और जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए इसको परफेक्ट बनाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप मौसमी के रस वाले की दुकान में गए और खूब सारे छिलके उठा के पूरा पूरा वही डाल दिया, वो नहीं करना है। लेकिन जो जनरल हमारे घर में छिलके विलके आते हैं आप डाल दीजिए, उल्टा और अच्छा हो जाएगा आपका कंपोस्ट। तो आप इस चीज से दूर रहिए, बस पका हुआ खाना नहीं डालना है। दूसरा सवाल है, इंस्टेड ऑफ सिनेमन पाउडर कैन वी यूज टर्मरिक पाउडर और जैगरी पाउडर फॉर फंगस ट्रीटमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग होममेड कंपोस्ट, एंड कैन वी यूज नीम पाउडर? सिनेमन जो है वो एंटी फंगल का काम करती है। टर्मरिक यानी कि हल्दी भी एक हद तक ये काम करती है। आप दालचीनी की जगह टर्मरिक डाल सकते हैं, बट ज़्यादा मत डालिएगा। दालचीनी अगर आपको 1 चम्मच डालनी है तो फिर हल्दी आपकी आधी चम्मच ही जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और रही बात जैगरी पाउडर, देखिए जैगरी जो है उसका रोल अलग है। डिकम्पोज जो हो रहा है जितना भी मटेरियल, उसको फास्ट करने का काम करती है, फंगस से उसका कोई लेना देना नहीं है। और रही बात नीम पाउडर की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी एंटी फंगल की तरह। आपको डालना है फंगस हटाने के लिए तो आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करती है। ये गुड फंगस को तो लाती है, पुरानी जो बैड फंगस है उसको हटा देगी। नहीं तो आप सिनेमन पाउडर की जगह हल्दी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो अगेन किचन कंपोस्टिंग से है। वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारा कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस है, अगर यही प्रोसेस हमने डायरेक्ट मिट्टी में करना है तो कैसे होगा? कंपोस्ट टी डायरेक्टली नीचे जाएगी, नो नीड टू कलेक्टिंग वाटर, एयर होल्स बनाने की जरूरत है या नहीं, और सिनेमन एंड अर्थवर्म डालने पड़ेंगे या नहीं? एक बात बताइए, अगर आप मिट्टी में गड्ढा खोद के कंपोस्टिंग कर रहे हो तो आप पानी कैसे कलेक्ट करोगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पानी तब कलेक्ट होगा जब आप किसी ड्रम में, किसी बकेट में बनाओगे और फिर पानी कलेक्ट करने के लिए नीचे कुछ रखोगे, होल बनाओगे, तब होगा। तो मिट्टी में जब आप बनाते हैं तो पानी जो भी निकलता है वो अर्थ के नीचे चला जाता है। दूसरी चीज़, हमको ये जो किचन कंपोस्ट आप बना रहे हो मिट्टी में, उसमें अर्थवर्म वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़मीन से वो ऑलरेडी आ जाते हैं, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टिपिकली वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो देन आपको उसके एग डालने पड़ सकते हैं, बट किचन कंपोस्ट में डालने की ज़रूरत नहीं। और रही बात सिनेमन डालने की, देखिए जब आप ग्राउंड में अगर बनाते हो कंपोस्ट तो आपको एक चैलेंज देखने को मिल सकता है कि जो वाइट वाले मैगेट्स, जो कीड़े हैं, वो निकल के बाहर आ सकते हैं, तो वहाँ पे सिनेमन काम नहीं करेगी। अगर कीड़े बहुत ज़्यादा निकल के भाग रहे हैं देन आपको ब्लीचिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, स्प्रिंकल करना पड़ेगा। सिनेमन का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप ग्राउंड में कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, आज मैं जब गुड़ाई कर रहा था मिट्टी की तो पूरी मिट्टी सारे प्लांट्स की चिकनी हो गई है, ये ऐसा क्यों होता है, क्या इलाज है इसका? होता क्या है कि जब हम पानी डालते हैं मिट्टी में तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कंपोस्ट के फाइन पार्टिकल हैं, ये क्या होते हैं, धीमे धीमे नीचे बैठने लगते हैं, तो ऊपर की मिट्टी टाइट होती जाती है। जब भी हम पानी देते हैं तो जड़ें जो हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ऊपर खींचती हैं,
और जो बची हुई मिट्टी है इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए भी ये टाइट हो जाती है। तीसरी चीज़ ये भी है कि जब आप किसी भी चीज़ में लगातार बार बार पानी दोगे तो होता क्या है कि प्रेशर पड़ता है, जिससे जो मिट्टी है वो कॉम्पैक्ट होने लगती है, टाइट होने लगती है, और जो चिकनी मिट्टी है वो और ज़्यादा हार्ड होने लगती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मिट्टी टाइट होने लगती है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मिट्टी की गुड़ाई करते रहे, थोड़ा एयर वेयर पास होती रहनी चाहिए। और मिट्टी में टाइम टू टाइम आप कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, कोकोपीट ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप ऐड करते रहेंगे तो मिट्टी उतनी ज़्यादा टाइट नहीं होगी। और वैसे मैंने ये बिल्कुल नोटिस किया है कि हम मिट्टी में इतनी सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन जब रीपॉटिंग का टाइम आता है तो सिर्फ और सिर्फ सैंड दिखती है, कोकोपीट भी नहीं दिखती है कि कहाँ गई। इसलिए टाइम टू टाइम मिट्टी की गुड़ाई करके खूब सारी चीज़ें ऐड करते रहिए। और इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि गुड़ाई करिए, ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, इसीलिए तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम प्लीज डू अ वीडियो फॉर सूटेबल वेजिटेबल्स गार्डन इन ब्राइट लाइट बैल्कनी एंड 1 hour सनलाइट। मैं आपको बता दूं कि YouTube पे, गूगल पे, चैट जीपीटी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो क्लेम करेंगे कि 1 घंटे की धूप में ये उगा लो। मैं आपको बता दूं कि अगर धूप नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग तो छोड़िए, वेजिटेबल प्लांट सर्वाइव भी नहीं करते हैं। ब्राइट लाइट में तो कोई भी स्कोप नहीं है, ब्राइट लाइट एरिया के प्लांट्स ही अलग होते हैं। अगर 1 घंटे की धूप आती है तो टमाटर, भिंडी, मिर्ची, शिमला मिर्च, बैगन, ये सब तो आप भूल जाइए। लेकिन आप कुछ हर्ब्स जैसे माइक्रोग्रीन्स, लेट्यूस, पालक, धनिया, मेथी, सरसों, ये सारे ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ना हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो मिलेगा। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि मैम इज इट नेसेसरी फॉर ऑल द प्लांट्स और स्पेशली फॉर फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स, प्लीज एक्सप्लेन। एक्चुअली इन्होंने प्रूनिंग की वीडियो में पूछा है कि क्या ज़रूरी है प्लांट्स की प्रूनिंग करना, और स्पेशली फ्रूट वाले प्लांट्स की। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल प्रूनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूनिंग नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये प्लांट जंगली हो जाएगा। प्लांट को जंगली नहीं बनने देना है, इसलिए छटाई करते हैं। दूसरी चीज़, जब प्लांट अपनी डॉर्मेंसी में जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, प्लांट वीक होता जाता है। फिर जब मौसम चेंज होता है तो उसके वीक पार्ट को हटाना होता है और तभी नई ग्रोथ आती है। तीसरी चीज़ कि प्लांट में एक ऐसा हार्मोन होता है, जब उसकी टिप काटते हैं तब वहाँ से नई नई ग्रोथ शुरू होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स ना फ्लावरिंग करना ही भूल जाते हैं। उनकी जब छटाई की जाती है तब उनको याद आता है, अरे हाँ मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी कलियाँ निकालनी है। तो ये भी होता है। जब तक आप प्लांट का डेड पार्ट, ड्राई लीव्स नहीं हटाओगे कैसे होगा। प्लांट को शेप देना भी बहुत ज़रूरी है, तो प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फ्रूटिंग प्लांट की भी करते हैं, कंटेनर में रखी है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि कब उसका फ्रूटिंग का टाइम हो। कहीं ऐसा ना हो कि फ्रूटिंग का टाइम आ गया है और आप जम के उसकी छटाई कर दें कि वो फ्लावरिंग रुक के करे। ये नहीं करना है, थोड़ा सा देख के करना है। सारे प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं होती है, सारे प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग नहीं होती है। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिए। मैम मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट दोनों एक हैं या अलग हैं। वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने के बाद कोकोपीट यूज़ करनी है कि नहीं, कोकोपीट यूज़ करने के बाद वर्मी कंपोस्ट यूज़ करनी है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका जवाब पता है और मे बी बहुत से लोग हैं जिनको इसका जवाब नहीं पता है। कोकोपीट नारियल का बुरादा है। आपके घर में जो नारियल आता है आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए, हो गया कोकोपीट। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट एक खाद है। जैसे गोबर को सड़ाया जाता है, खूब सड़ाया जाता है और उसके बाद गोबर की खाद बनती है जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है, जब हम इसको सड़ाते हैं, खूब सड़ाते हैं, सड़ सड़ के ये खाद बन जाती है, इसको हम किचन कंपोस्ट कहते हैं। तो कंपोस्ट एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा के बनती है, जबकि जो कोकोपीट है उसमें सड़ाना वड़ाना कुछ नहीं है, नॉर्मली पीसना होता है। कोकोपीट में न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते, कोकोनट के थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होंगे, ना के बराबर होते हैं, लेकिन कंपोस्ट न्यूट्रिएंट्स का भरमार है। कोकोपीट मेनली हम मिट्टी में इसलिए रखते हैं क्योंकि कोकोपीट हल्की होती है। आप एक बैग में कोकोपीट भरिए और एक उतने ही बड़े बैग में कंपोस्ट भरिए या मिट्टी भरिए, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये कोकोपीट कितनी हल्की होती है। तो जब हम लोग टेरेस या बैल्कनी गार्डनिंग करते हैं, पॉट हमारे बहुत ज़्यादा भारी ना हो, इसके लिए हम उसमें कोकोपीट ऐड करते हैं। कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
कंपोस्ट के बिना हमारी गार्डनिंग अधूरी है। मिट्टी में जान डालने के लिए हम कंपोस्ट ऐड करते हैं। कंपोस्ट प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कोकोपीट हम मिट्टी को हल्का करने के लिए करते हैं। कोकोपीट को डालने से मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है, मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है। कंपोस्ट भी थोड़ा सा ये सब करती है, लेकिन मेन कंपोस्ट का काम है कि मिट्टी को सॉफ्ट रखती है और मिट्टी में न्यूट्रिएंट, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका काम बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए जब भी मैं मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें कंपोस्ट ऐड करती हूँ और कोकोपीट भी ऐड करती हूँ। जिन प्लांट्स में नमी ज़्यादा मेंटेन करनी होती है उसमें कोकोपीट ज़्यादा डालती हूँ, जिनमें नमी की ज़रूरत नहीं है उसमें कोकोपीट ना के बराबर डालती हूँ, लेकिन कंपोस्ट लगभग सारे ही प्लांट्स की मिट्टी में जाता है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक जो है वो खाद है और एक मिट्टी को सिर्फ हल्का करने के लिए होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि वाई इज़ माई प्लांट नॉट ग्रोइंग। बहुत सारे कारण होते हैं। सेम ऐसे ही बिल्कुल ब्लंट सवाल है, वाई माई प्लांट इज़ नॉट ग्रोइंग। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, पहली चीज़ ये भी हो सकती है कि आप जो प्लांट जिस भी नर्सरी से लेके आए हो वो प्लांट ही अच्छा नहीं था, उसका मदर प्लांट जो था वो अच्छा नहीं था, वो शुरू से ही अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था। दूसरी चीज़ कि आपके यहाँ सनलाइट प्रॉपर नहीं है, उस प्लांट को जितनी धूप जितना लाइट चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। तीसरी चीज़ की हो सकता है कि पानी आप सही से नहीं दे रहे हो, कहीं कहीं का पानी ही ख़राब है। जैसे मुझे आगरा का पानी और मथुरा का पानी लगा कि काफ़ी ख़राब है, नोएडा का भी पानी काफ़ी ख़राब है। हो सकता है कि आपने मिट्टी सही नहीं रखी है, मिट्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और हो सकता है कि गमला सही नहीं हो सकता है आप उसकी उतनी केयर नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको खुद देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी वॉइस ऑफ प्लांट के अगर आप 10 से 15 वीडियोस लगातार देख लेंगे तो आपको खुद भी आइडिया होने लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एम आई राइट? सही बोल रही हूँ मैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए कुछ लोग बोलेंगे कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन सुनिए पहले। मैम, क्या कंपोस्टिंग की जगह सीधा सूखे पत्ते ही मिट्टी में मिलाकर ही गमलों में भर दें? 1 साल का समय बच जाएगा। सूखे पत्ते मिलाने पर गमलों का वजन आधा होगा, गमलों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि हम गमले में कंपोस्ट की जगह सीधे पत्ते ही भर देते हैं। देखिए, इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि हाँ मैं नीचे पत्ते भर देती हूँ जिससे मिट्टी नहीं है और हल्का रहता है, ये वो फलाना ढिमाका। ये एक बहुत ही गलत तरीका है। 100 बार आप करोगे तो हो सकता है कि 10 बार आपको प्रॉब्लम ना आए, लेकिन 90 टाइम्स ऐसा होगा कि आपको नीमेटोड्स, फंगस की प्रॉब्लम होगी और आप परेशान हो जाओगे कि मेरे प्लांट्स क्यों खराब हो रहे हैं जब मैं सब कुछ सही कर रही हूँ। अगर आपको पत्ते डालने हैं तो आप मल्चिंग कर सकते हैं ऊपर से। जिन लोगों ने लीफ कंपोस्ट बनाई है या नॉर्मल कंपोस्ट बनाई है उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब पत्तियों में पानी पड़ता है, मॉइस्चर पड़ता है, तो इसमें फंगस लगती है। बहुत अच्छे से पता है। ये जब डिकम्पोज होता है तो इसमें से गैस भी रिलीज होती है और इसमें कीड़े वीड़े, वर्म्स और पत्तों की खाद में नीमेटोड्स, मैगट्स बहुत होते हैं। तो आपने अपने गमले में इसको भर दिया है और जब आप ऊपर से पानी देंगे, खाद देंगे, तो इसका डिकम्पोजिशन जब शुरू होगा ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि मैगट्स, फंगस, छोटे छोटे वर्म्स, ये निकलेंगे, नीमेटोड्स हो सकते हैं और आपके प्लांट खराब हो सकता है। कृपया ये ना करें। जो जिसकी जगह है, जैसे करना है उसको वैसे ही करना चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं खाद ना बनाऊं, सीधे ऐसे डाल। आप चावल पकाते क्यों हैं? ऐसे ही खा लीजिए, टाइम भी बच रहा है और सीधे काम तो वही हो रहा है, चावल ही तो डाल रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा मत करिए। आपके जो प्लांट्स प्यारे हैं उनको अच्छे से रखिए। एक और क्वेश्चन आया है अनुराधा सोलंकी जी का। रोज प्लांट लाई थी नर्सरी से, जमीन में लगा दिया था बट वो सूख गया, क्या स्टिक फिर से हरी हो जाएगी? एनी सोल्यूशन? सबसे पहले तो आप चेक करिए कि ये प्लांट जिंदा है या नहीं है। इसको हल्का सा कट करके देखिए। अगर कट करने के बाद अंदर आपको हरापन मिल रहा है, इसका मतलब आपका प्लांट जिंदा है, ये ठीक हो सकता है। इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करिए, मिट्टी में थोड़ा सा फंगीसाइड वगैरह डालिए, साफ फंगीसाइड डाल सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत खाद वाद डालिए, पानी का ध्यान रखिए, ये प्लांट जिंदा हो जाएगा अपने सही मौसम पे। लेकिन अगर आपने छटाई की और आपको दिखा कि ये हरा नहीं है, ये ब्राउन है, ये प्लांट मर चुका है, ये सूख चुका है, तो ये नहीं हो सकता। जो मर गया वो मर गया, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता।
चाहे कोई भी हो। इस वीडियो में मैंने आपको 10 सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर इस तरीके की आप वीडियो बीच बीच में चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ऐसी भी वीडियोस और लेके आऊँगी। वैसे मैंने पहले 2 और वीडियोस बनाई हैं ऐसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।